नमस्कार मित्रों, गुड आफ्टरनून। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमिल डर्कहाइम के बारे में। एमिल डर्कहाइम विच यू कॉल इमाइल दुर्खिम, जिसे आप लोग इमाइल दुर्खिम कहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि दुर्खिम का जन्म सन 1858 में 1858 इन फ्रांस, जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ अगस्त कॉम्ट। अगस्त कॉम्ट के जन्म के जस्ट एक साल बाद इनका जन्म हो गया था। आप कह सकते हैं कि समाजशास्त्र की विरासत अगस्त कॉम्ट ने छोड़ी थी, वहाँ से उसे आगे ले जाने का जो श्रेय है, क्रेडिट है, एमिल डर्कहाइम को जाता है, जो कि सन 1858 में फ्रांस में जन्मे थे। एक और बात आप लोगों को बता देना चाहूँगा जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एज अ स्टूडेंट ऑफ सोशोलॉजी दिस इज नेसेसरी टू नो फॉर यू। जो एमिल डर्कहाइम थे वो ज्यूस थे, JEWS यू कैन से। ज्यूस मीन्स होता है यहूदी। अभी भी अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आज इजराइल में 74 या 5% जो पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू 2019 सेंसस ऑफ इजराइल, तो उसके अनुसार जो पॉपुलेशन है 74 to 75% पॉपुलेशन इजराइल की ज्यूस है। उसके बाद जो 17% जो पॉपुलेशन है 17% की जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है। फिर 2% की जो पॉपुलेशन है वहाँ पे क्रिश्चियनिटी की है, और फिर समथिंग ऐसे भी लोग हैं कि जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ कि इमाइल दुर्खिम ज्यूस थे या यहूदी थे, उसके पीछे का एक कारण है। कारण ये है कि आज या जर्मन में जब हिटलर था 1914 में, जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, जिसमें जर्मनी हार गया था, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी, इनकी सेनाओं ने इंग्लैंड, फ्रांस की सेनाओं के साथ युद्ध किया था, और जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी की संयुक्त सेनाएं हार गई थीं। तो उसके बाद से एक आरोप मढ़ा गया यहूदियों के ऊपर, जो जर्मनी में जो यहूदी थे, कि इन्होंने गद्दारी की है, इन्होंने देश के साथ, जर्मनी के साथ गद्दारी की है और कुछ सूचनाएं लीक की हैं, मतलब कुछ गद्दारी करने के कारण जो है ये हारे हैं, ऐसा एक आरोप लगाया गया। और वहाँ जो डेमोक्रेट्स लोग थे उनके ऊपर भी आरोप लगाया गया। खैर, मेरा जो बताने का मतलब था यही था। चलिए अब आगे यदि आपको जानना है कि व्हाट हिटलर थॉट अबाउट द ज्यूस, हिटलर ज्यूस या यहूदियों के बारे में क्या सोचता था, अगर ये आपको जानना है तो आप उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ सकते हैं। और हिटलर की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है मीन काम्प, MEIN, मीन KAMPF, ये उसकी ऑटोबायोग्राफी है। अगर ज़्यादा जानकारी लेनी पढ़ सकते हैं आप हिटलर के बारे में। चलिए खैर, आपको 2 लाइन और बता दूं मैं यहूदी धर्म के बारे में। यहूदी धर्म विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से एक है, और एकेश्वरवाद, ध्यान रखना, दुनिया का पहला एकेश्वरवादी धर्म है। एकेश्वरवादी मीन्स मोनोथिज्म। मोनोथिज्म मतलब सिर्फ एक ही ईश्वर है, बस सिर्फ एक ही ईश्वर है, उसको कहते हैं एकेश्वरवाद। चलिए, और एक चीज और जनरल नॉलेज है, कॉमन है सभी के लिए, कि जो यहूदियों का धार्मिक स्थल है या प्रार्थना स्थल है, उसको आप कह सकते हैं, उसे कहा जाता है सिनेगॉग। क्या कहा जाता है? सिनेगॉग, SYNAGOGUE, ठीक है, SYNAGOGUE, सिनेगॉग। चलिए अब आगे थोड़ा सा मैं बढ़ता हूं और थोड़ा सा एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी या इंडस्ट्रियलाइजेशन जो स्टार्ट हुआ था, दैट बिगेन फ्रॉम द इंग्लैंड, स्पेशली यूरोप में शुरू हुआ था, और यूरोप के अंदर भी जो शुरू हुआ था इंग्लैंड से शुरू हुआ था। और उसी समय एक थ्योरी आनी शुरू हुई, यूटिलिटेरियनिज्म या यूटिलिटेरियन कह सकते हैं आप,
इंग्लिश की स्पेलिंग जानना है तो UTILITARIAN, यूटिलिटेरियन। इसमें IM जोड़ दीजिए, ISM जोड़ देंगे तो यूटिलिटेरियनिज्म बन जाएगा, मतलब उपयोगितावाद। थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म मीन्स उपयोगितावाद का सिद्धांत। और जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है या इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है, इंडस्ट्रियल एरा आता है, तो उपयोगितावाद का सिद्धांत जन्म ले लेता है। अब यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी है क्या? आप लोग सोच रहे होंगे कि बार बार मैं इसका नाम ले रहा हूं और मैं बता नहीं रहा हूं कि थ्योरी है क्या। तो समझ लीजिए, मैक्सिमम पर्सन एंड मैक्सिमम बेनिफिट, अधिकतम लोग अधिकतम सुख, अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख का सिद्धांत ही कहलाता है यूटिलिटेरियनिज्म। मतलब आपका जो भी कर्तव्य है, जो भी कार्य आप करते हैं, उससे जनता का अधिक से अधिक हित होना चाहिए। और चूंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो रिवॉल्यूशन है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हैड स्टार्टेड फ्रॉम द इंग्लैंड, तो इंग्लैंड के ही जो थिंकर्स होंगे, विद्वान होंगे, वो यूटिलिटेरियनिज्म जो थ्योरी है उसको आगे बढ़ाएंगे या स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ का जो दो व्यक्ति हैं, वहाँ के दो विद्वान, हमेशा याद रखिएगा, ये स्पेशली पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए साथ साथ में जानना जरूरी है कि इंग्लैंड के दो विद्वानों का नाम हमेशा याद रखेंगे, जेरेमी बेंथम। पहला नाम है जेरेमी बेंथम, स्पेलिंग है JEREMY, जेरेमी बेंथम, BENTHAM, जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम 18वीं शताब्दी से संबंधित है, 1748 से 1832 इनका जीवन काल था। ठीक है। दूसरा एक विद्वान और उनका नाम याद रखिएगा जो कि थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म से संबंधित हैं, वो हैं JS मिल, जिन्हें जॉन स्टुअर्ट मिल आप कहते हैं। ये 18वीं शताब्दी से संबंधित हैं। अब 1806 से 1873, सॉरी 18वीं शताब्दी नहीं, 19वीं शताब्दी कहेंगे, 1806 से 1873। चलिए, अब हम बात कर रहे थे एमिल डर्कहाइम या इमाइल दुर्खिम के बारे में। तो मैंने अभी आपको बताया 1858 में जन्म हुआ था और 1917 तक इनका जीवन काल चला था। ये इंपॉर्टेंट, उनकी मृत्यु इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उनका जन्म सन 1858 में हुआ था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और कहाँ हुआ था? फ्रांस में। ये दोनों चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जिसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कहता हूँ वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है, मेट के एग्जाम में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है। 1858 में कहाँ हुआ था? फ्रांस में। ठीक है। एपिनल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फ्रांस और 1858 बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, अब मैं आगे की बात करूं तो फ्रांस में एक संस्था थी, इकोल नॉर्मल, ECOLENORMALE ऐसा कुछ करके है, इकोल नॉर्मल, इकोले नॉर्मल कहीं कहीं पे कहा जाता है। वहाँ से भी उन्होंने कुछ शिक्षा ग्रहण की थी और इकोले नॉर्मल से ही कुछ शिक्षा ग्रहण की थी अगस्त कॉम्ट ने भी। तो बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है ये पूरे फ्रांस के अंदर। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जानकारी के लिए बता दिया मैं आपको। अब इंपॉर्टेंट क्या है? सन 1887 में इनको स्कॉलरशिप मिलती है और उसी स्कॉलरशिप के चलते ये जो है जर्मनी पहुंच जाते हैं। अब जर्मनी में इनका सामना जो होता है विलियम वुंट से होता है। विलियम वुंट नाम का एक विद्वान होता है, उनसे जो है संपर्क होता है और ये विलियम वुंट का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मतलब एक प्रकार से विलियम वुंट जो है इनको प्रभावित करते हैं। तो इनके जीवन काल में यदि बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा इनके अध्ययन पे, इनके अनुसंधान पे, तो आपको याद रखना किसका? विलियम वुंट का। चलिए, अगर स्पेलिंग पूछना है तो WILHELM, WILHELM, WUNDT, वुंट, WILHELM, विलहेम बोला जाता है लेकिन लोग विलियम बोल देते हैं। WUNDT, वुंट, विलियम या विलहेम वुंट। चलिए, अब आगे आते हैं। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है और 1917 में इनका देहांत हो जाता है। चलिए, इनकी 4 किताबें
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। 4 किताबें विथ ईयर आपको याद रखनी है। पहली इनकी किताब जिस पर इन्होंने पीएचडी की थी उस किताब का नाम है द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893। द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893। दूसरी किताब का नाम बता रहा हूं द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895। थर्ड बुक है द सुसाइड 1897। चौथी किताब का नाम है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, धार्मिक जीवन के स्वरूप से संबंधित है, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912। ये 4 किताबें मोस्ट इंपॉर्टेंट। एलिमेंट्री मतलब होता है प्रारंभिक, धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप, हिंदी में कहेंगे द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ को। चलिए अब आगे और बढ़ते हैं। ये 4 किताबें प्लीज ऑल ऑफ यू कीप रिमेंबर दीज बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछी गई हैं। सबसे इन चारों में भी यदि पूछेंगे आप सबसे ज़्यादा कौन इंपॉर्टेंट है तो जनवरी 2017 और जून 2016 इन दोनों के पेपर सेकंड में द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड किताब पूछी गई है। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन इनकी जो थ्योरी है द डिवीज़न ऑफ लेबर, समाज में श्रम विभाजन, इसको जानते हैं। दुर्खिम ने समाज को 2 भागों में बांट दिया, प्राचीन समाज, आधुनिक समाज। इसमें जो जो कॉन्सेप्ट आएंगी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी वो मैं आपको बता दूंगा क्या इंपॉर्टेंट है और किसको ध्यान में रखना है। समाज को 2 भागों में बांटा, प्राचीन समाज और आधुनिक समाज। फिर उन्होंने एक काम किया कि प्राचीन समाज में उन्होंने जो है मैकेनिकल सॉलिडेरिटी की बात की है। प्राचीन समाज में मैकेनिकल सॉलिडेरिटी की बात की है। मैकेनिकल सॉलिडेरिटी SOLIDARITY, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी को हिंदी में बोलते हैं यांत्रिक एकता या यांत्रिक सुदृढ़ता। लेकिन इंग्लिश में हमेशा याद रखिएगा, हिंदी में नाम चेंज हो जाएगा, कहीं भी कुछ भी लोग लिख देते हैं, लेकिन इंग्लिश में मैकेनिकल सॉलिडेरिटी। और एक दूसरा कॉन्सेप्ट बताया उन्होंने ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी, ORGANIC, ऑर्गेनिक, SOLIDARITY, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। अब ये दुर्खिम कहते हैं कि प्राचीन समाज में मैकेनिकल सॉलिडेरिटी थी। मैकेनिकल सॉलिडेरिटी का मतलब ये होता है कि प्राचीन समाज में जो समाज था वो आत्मनिर्भर था। प्राचीन समाज में समाज जो है आत्मनिर्भर था। जैसे एक गांव जो है अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर लिया करता था। एक व्यक्ति, यहां तक कि एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर लिया करता था। ऐसी व्यवस्था थी प्राचीन समाज में। ये कहना है एमिल डर्कहाइम का। जैसे एक गांव में नाई भी है, ठीक है, नाई भी है, पंडित जी भी हैं, ठीक है, और अन्य प्रकार के व्यवसायी भी हैं। मतलब वो अपने आवश्यकताओं की पूर्ति गांव के अंदर ही कर लिया करते थे। साइकिल का पंचर भी बन जाता था गांव में, ठीक है, खेती भी हो जाती थी गांव में, व्यापारी भी हैं, किसान भी हैं, ठीक है। मतलब वो दूसरे राज्य में नहीं जाते थे, दूसरे गांव से उन्हें ज़्यादा मतलब नहीं था। इसी को कह रहा है एमिल डर्कहाइम कि जो प्राचीन समाज था वहाँ पे आवश्यकताएं कम थी, लेकिन जो भी आवश्यकताएं थी उन आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्ति या गांव या जो वो यूनिट है वो स्वयं कर लिया करती थी। इसे मैकेनिकल सॉलिडेरिटी कहा है एमिल डर्कहाइम ने। अब आते हैं ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। ऑर्गन आपने नाम सुना होगा ना, ऑर्गन। शरीर में, हमारा जो शरीर है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे अंग हैं, और उन हर अंगों का एक निश्चित काम है। तो डर्कहाइम या एमिल दुर्खिम ये कहता है कि जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे समाज उद्विकास के दौर से आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे समाज में क्या होगी, भिन्नता आएगी।
चलिए उसकी बात करूंगा। वैसे वैसे समाज में भिन्नता आएगी। भिन्नता कैसे? अब समाज में क्या होगा, समाज में भिन्नताएं बढ़ती जाएंगी, लोगों के व्यवसाय बदलते जाएंगे, लोगों की सोच बदलती जाएगी, लोगों के काम करने का तरीका बदलता जाएगा, अलग अलग प्रकार के मिक्स टाइप थिंकिंग आने लगेगी। समाज सिंपल से कॉम्प्लेक्स होता जाएगा और यहाँ पे हर व्यक्ति का काम क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, आप आज से 50 साल पहले चले जाइए, डॉक्टर होता था डॉक्टर, और वही डॉक्टर सारा इलाज कर दिया करता था। लेकिन आज के समाज में आप आइए, डॉक्टर है तो फिर गायनेकोलॉजिस्ट अलग है, हार्ट का अलग है, ईएनटी वाले डॉक्टर अलग हैं। तो डॉक्टरों में क्या हो गया, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, डॉक्टरों का भी डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। सोचिए हुआ कि नहीं हुआ। इसी को डर्कहाइम कहता है कि जो सोसाइटी है मैकेनिकल सॉलिडेरिटी से ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी की ओर जाएगी, और यही हो रहा है। जो प्रारंभिक समाज था, जो एंशिएंट सोसाइटी थी, जो आदिम समाज था, जो प्राचीन समाज था, वो क्या था, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी पर डिपेंड था, या मैकेनिकल सॉलिडेरिटी थी वहां पे। और आज के समाज में क्या हो गया है, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। आप एक एग्जांपल देखिए, इस पहले था सामाजिक विज्ञान, अब सामाजिक विज्ञान में भी आप कॉलेजों में देखिए, सोशल साइंसेस में देखिए, आज बहुत सारे सब्जेक्ट आ गए और हर सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला अलग अलग है। यदि मैं सोशलॉजी की बात करूं तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में थॉट का पेपर पढ़ाने वाला अलग प्रोफेसर होंगे, ठीक है, रिसर्च पढ़ाने वाले अलग प्रोफेसर होंगे। मतलब सोशलॉजी के अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, हर चीज में डिवीजन ऑफ लेबर होता जा रहा है। तो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड, मुझे लग रहा है आप लोग समझ गए होंगे कि मैकेनिकल सॉलिडेरिटी क्या है और ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी क्या है। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं अपन एक कॉन्सेप्ट और, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कान में बैठा लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, कई बार पूछा जा चुका है। अगला है, अब कानून की बात करते हैं। चूंकि चाहे मैकेनिकल, चाहे एंशिएंट सोसाइटी हो और चाहे मॉडर्न सोसाइटी हो, चाहे आदिम समाज हो चाहे आधुनिक समाज हो, समाज को नियंत्रित करने के लिए यदि समाज में कोई बाधाएं आती हैं, बुराइयां आती हैं, समाज में यदि कोई रोग हो जाते हैं, ठीक है, कोई समस्याएं आ जाती हैं, तो उन समस्याओं को भी दूर करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए कानून होना चाहिए। तो दुर्कहेम कहता है कि प्राचीन समाजों में दमनकारी कानून था, दमनकारी कानून था। इसको दमनकारी को कई नाम हिंदी में दे दिए जाएंगे, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ एक ही नाम आएगा, रिप्रेसिव लॉ, REPRESSIVE, REPRESSIVE, रिप्रेसिव लॉ, दमनकारी कानून। दमनकारी कानून ऐसे कानून को कहते हैं, सपोज करिए कि मैंने किसी का मर्डर कर दिया तो मुझे फांसी दे दी जाएगी, मुझे भी मार दिया जाएगा, मतलब खून के बदले खून, आंख के बदले आंख, ठीक है। इस प्रकार का कानून कहा जाता है रिप्रेसिव लॉ, दमनकारी कानून। तो दुर्कहेम का मानना है कि इस प्रकार के कानून के द्वारा प्राचीन समाज में, समाज के अंदर नियंत्रण रखा जाता था, समाज के सदस्यों के ऊपर नियंत्रण रखा जाता था, इसमें अपराध करने वाले को खत्म कर दिया जाता था। अब जो दूसरा है, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी के बाद जो आधुनिक समाज है, जो मॉडर्न सोसाइटी है, मॉडर्न सोसाइटी जिसमें ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी पाई जाती है, और ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी या मॉडर्न सोसाइटी में जो दमन का जो कानून था, अब वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे एक प्रतिकारी कानून आता है, प्रतिकारी कानून। प्रतिकारी कानून, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेस्टिट्यूटिव लॉ। ध्यान रखिएगा, प्रतिकारी कानून हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में प्लीज़ आप लोग याद ही रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश कभी चेंज नहीं होगी, स्टैंडर्ड लैंग्वेज है यहाँ पे। रेस्टिट्यूटिव लॉ, इंग्लिश में बोलते हैं रेस्टिट्यूटिव लॉ, RESTITUTIVE, रेस्टिट्यूटिव लॉ।
अब रेस्टिट्यूटिव लॉ या प्रतिकारी कानून में क्या होता है? प्रतिकारी जो कानून है इसमें अपराधी को दंड तो दिया जाता है, लेकिन उसे सुधारने की अपेक्षा की जाती है। ऐसे दंड दिए जाते हैं जिसके माध्यम से वो अपने आप को दोबारा सुधार सके और दोबारा से एक नॉर्मल लाइफ जी सके। जैसे आज किसी व्यक्ति को इतनी जल्दी फांसी नहीं दी जाती, उसे मौका दिया जाता है कि अपने अपराध का वो प्रायश्चित करे, या उसको जेल में रखा जाता है, वहाँ पे उसके पुनर्वास के लिए भी कुछ काम किए जाते हैं। इवन वो जेल में रहकर अपनी पढ़ाई भी कर सकता है। मतलब अपराधी को खत्म करने पर नहीं, अपराधी को सुधारने पर जोर दिया जाता है। और प्राचीन समाज में क्या होता था? अपराधी को खत्म करो, ठीक है। लेकिन जो आज का जो समाज है, जहाँ पे ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी पाई जाती है, वहाँ पे क्या है? रेस्टिट्यूटिव लॉ है, जो कि अपराधी को सुधार करने पर बल देती है। चलिए, ये हो गया डिवीजन ऑफ लेबर, आपका खत्म हो गया। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, दुर्खिम जो है सोसाइटी को सुई जेनेरिस मानते हैं। आप लोग को समझ में ही नहीं आया होगा मैंने क्या बोल दिया, सुई जेनेरिस। इसको याद रख लीजिए स्पेलिंग सहित, SUIGENERIS। नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूं। सुई जेनेरिस मानते हैं। सुई जेनेरिस ये जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है समथिंग विच इज यूनिक, ऑफ इट्स ऑन काइंड। मतलब ऐसी चीज जो यूनिक है। यूनिक मीन्स किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। तो वहीं जो है एमिल डर्कहाइम जो है, इमाइल दुर्खिम समाज को सुई जेनेरिस मानते हैं। सोसाइटी इज सुई जेनेरिस, मतलब सोसाइटी किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। कहते हैं कि सोसाइटी जो है व्यक्ति नहीं बनाता है। ध्यान रखिएगा, सोसाइटी व्यक्ति नहीं बनाता है। अभी मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा कि ऐसा जो है दुर्खिम क्यों कह रहा है। मतलब उनका ये नहीं कहना कि व्यक्तियों की सोच से या व्यक्तियों से जो है सोसाइटी का निर्माण होता है। वो कह रहे हैं कि सोसाइटी तो डिफरेंट है। जैसे ध्यान रखिएगा, आपकी इंडिविजुअल थॉट अलग हो सकती है, लेकिन सोसाइटी की थॉट अलग रहेगी। ध्यान रखिएगा, आपकी इंडिविजुअल थॉट से बनती है, लेकिन सोसाइटी की जो थॉट बनेगी वो एक कलेक्टिव थॉट होती है। वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना से संबंधित होती है समाज की सोच। तो समाज फिर अलग हो जाता है, फिर व्यक्ति अलग हो जाता है। जैसे आप जाते हैं और आपका इंडिविजुअल थॉट कह रहा है कि मैं जाके सीधा जाऊं और टिकट ले लूं, लेकिन आप नहीं जा पाते हैं। वाह? क्योंकि समाज ने ये रूल बनाया है, यू विल हैव टू स्टैंड इन द क्यू। आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, भले ही आपकी चाहे कितनी भी मर्जी हो कि मुझे टिकट चाहिए, है ना। लेकिन समाज क्या कहता है? यू विल हैव टू स्टैंड इन द क्यू। समाज का ये रूल है, ठीक है। बहुत कुछ ऐसी बातें होती हैं कि आपके थॉट अलग होते हैं, इंडिविजुअल थॉट होते हैं, लेकिन फिर भी जो सोसाइटी का थॉट होता है वो आपको 80 to 90% केसेस में मानना पड़ता है। तो यही दुर्खिम कह रहे हैं, सोसाइटी सुई जेनेरिस। सुई जेनेरिस मतलब स्वनिर्भर, स्वनिर्मित है, स्वनिर्भर है सोसाइटी, और आत्मनिर्भर है, इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है। यही मतलब है, इसको प्लीज याद रखिएगा। सोसाइटी इज सुई जेनेरिस, इसका मतलब ये है। और ये कॉन्सेप्ट दिया है किसने? एमिल डर्कहाइम ने। चलिए थोड़ी सी और बात कर लें एंशियंट सोसाइटी और मॉडर्न सोसाइटी के बारे में, जो कि दुर्खिम ने कही है। एंशियंट सोसाइटी क्या होगी? होमोजेनिटी होगी। होमोजेनिटी मतलब समानता रहेगी वहां पे। जैसे आप देखिए, प्राचीन समाजों में एक समानता थी। गांवों में एक ही प्रकार की जाति के लोग, एक ही प्रकार की व्यवसाय भी जो बटे हुए वही व्यवसाय रहेंगे सारे लोग। अब वहाँ पे नो डिफरेंशिएशन मतलब कोई ज़्यादा विभिन्नता नहीं होती है वहाँ पे। एक ही जब समाज के लोग रहेंगे या एक ही जाति के लोग रहेंगे तो वहाँ कोई विभिन्नता नहीं रहेगी।
और फिर क्या, सिंप्लिसिटी है वहाँ पे क्या है, सिंप्लिसिटी। प्राचीन समाजों में देखिए आप, सिंप्लिसिटी है। ठीक है, अब आगे मॉडर्न सोसाइटी की बात करें तो हेट्रोजेनिटी आज के समाज में आप देखिए कई प्रकार के भाषा बोलने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। हेट्रोजेनिटी मतलब एक प्रकार से, होमोजेनिटी मतलब समानता, और हेट्रोजेनिटी का मतलब होता है असमानता। ठीक है, हेट्रोजेनिटी आप देखिए हिंदुस्तान के अंदर, आप देखिए कई धर्मों के लोग, कई जातियों के लोग, कई भाषा को बोलने वाले लोग, कई रेसेस मतलब प्रजातियों के लोग आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसे कहते हैं हेट्रोजेनिटी। चलिए फिर डिफ्रेंसिएशन होगा, बिल्कुल है ही, आप चले जाइए देख लीजिए, हर समाज में डिफ्रेंसिएशन है। यहाँ पे आप दिल्ली में चले जाइए, मुंबई में चले जाइए, यहाँ तक कि शहडोल में आ जाइए, शहडोल में आपको होमोजेनिटी वाला सोसाइटी नहीं मिलेगा आज। यहाँ पे सिख भी हैं, ठीक है, यहाँ पे हिंदूज़ भी हैं, मुस्लिम भी हैं, कुछ क्रिश्चियन भी हैं, सारे धर्मों के लोग, और फिर एक ही धर्म में अलग अलग कास्ट के लोग भी मिल जाएंगे। तो ठीक है, डिफ्रेंसिएशन और कॉम्प्लेक्सिटी है। आज क्या है, कॉम्प्लेक्स है, पूरा सिस्टम कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो यही आज के सारांश के रूप में मैं आपको बता दूं, दुर्खिम के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, 4 किताबें। सबसे पहले जानना जरूरी है कि जन्म कहाँ हुआ था, 1858 में फ्रांस में, और फ्रांस में भी कहाँ, एपिनल में। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, 1858 और फ्रांस। उसके बाद उनकी 4 किताबें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उन 4 में भी मैंने बता दिया है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चारों किताबों के नाम एक बार फिर दोहरा देता हूं मैं। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड 1895, द सुसाइड 1897, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ठीक है, 1912। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था प्राचीन और आधुनिक समाज। प्राचीन समाज में मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, आधुनिक समाज में ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी, प्राचीन समाज में रिप्रेसिव लॉ, और मॉडर्न सोसाइटी में रेस्टिट्यूटिव लॉ। फिर एक लास्ट में मैंने बताया सुई जेनेरेसिस। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ कोरोना को ध्यान में रखते हुए आप लोग घर पे रहिए, शासन का, सरकार का साथ दीजिए, एंड प्लीज़ कीप कंटिन्यू योर स्टडी। थैंक यू वेरी मच।